दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी पर एसटी-एससी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाए तो उसे आसानी से एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, एक ऐसे केस से जिसमें एक व्यक्ति को पब्लिक में उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया और फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक बेहद जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है एसटी-एससी एक्ट के तहत एंटीसिपेटरी बेल। हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस फैसले से आपको यह सीखने को मिलेगा कि कोर्ट कब अग्रिम जमानत देती है और कब नहीं देती है। यह जानकारी ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह मामला था किरण वर्सेस राजकुमार जीवन राव जैन का। कहानी कुछ यूं है कि महाराष्ट्र में एक विधानसभा चुनाव चल रहा था। एक तरफ थे किरण जो अनुसूचित जाति से थे और दूसरी तरफ थे राजकुमार जीवन राज जैन। अब हुआ यूं कि किरण ने राजकुमार के मनपसंद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। बस इतनी सी बात पर राजकुमार और उनके साथियों का खून खौल गया। उन्होंने किरण को पब्लिक में गालियां देना शुरू कर दी, उन्हें उनकी जाति के नाम पर अपमानित किया और इतना ही नहीं, उन्हें लोहे की रॉड से पीटा और उनका घर जलाने की धमकी भी दी। किरण की मां और मौसी को भी यही सब सहना पड़ा। अब यह सब देखकर किरण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राजकुमार और उनके साथियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की। अब जैसे ही केस दर्ज हुआ, राजकुमार और उनके साथियों को लगा कि अब तो काम डल गया, तो जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगा दी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे भी दी। अब किरण बेचारा, जिसे पहले ही अपमान सहना पड़ा था, उसे यह देखकर और बुरा लगा कि आरोपी को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई। इसलिए किरण ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया। तो केस का टाइटल है किरण बनाम राजकुमार जीवन राज जैन और अन्य। तो मेरे दोस्तों, इस जजमेंट के मुख्य बिंदुओं को समझो, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसाई, यह साबित ना हो जाए कि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर की बातों से यह साफ साफ लग रहा है कि एससी-एससी एक्ट के तहत अपराध हुआ है तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इस केस में मंग्यात्यानो जैसे जातिवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका सीधा मकसद किरण को उसकी जाति के कारण अपमानित करना था। यह देखकर कोर्ट ने कहा कि यहाँ एक प्राइमा फेसाई केस तो बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अग्रिम जमानत देते समय या यह तय करते समय कि प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं, कोर्ट को सबूतों की गहराई में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट को सिर्फ एफआईआर के तथ्यों को देखकर ही अपना फैसला सुनाना चाहिए, ना कि कोई छोटा मोटा ट्रायल करना चाहिए। अब समझो रीजनिंग बिहाइंड द कोर्ट्स डिसीजन। कोर्ट का जो तर्क है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटने के पीछे कई महत्वपूर्ण तर्क दिए, जो हम सब के लिए समझना बेहद जरूरी है। देखो, पहली चीज समझो कि कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पीड़ित को उसकी जाति के कारण अपमानित किया। मंग्यात्यानो जैसे शब्द का इस्तेमाल एक अपमानजनक और जातिवादी मंशा को दिखाता है। यह दर्शाता है कि आरोपी ने जाति से जुड़े अपमान को अंजाम दिया, जो कि एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत एक अपराध है। दूसरी चीज, सार्वजनिक स्थान पर अपमान, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। पीड़ित को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था, जो इस अधिनियम के तहत एक आवश्यक शर्त है। यह सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया एक अपमान था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, एक्सेप्शंस टू एंटीसिपेटरी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि एससी-एससी एक्ट की धारा 18 जो अग्रिम जमानत को रोकती है, यह सिर्फ तभी लागू होती है जब आरोपी यह साबित कर दे कि उस पर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। इस केस में एफआईआर में आरोप स्पष्ट थे और वे झूठे नहीं लग रहे थे। तो अब समझो कि आखिर कोर्ट ने राहत क्यों दी और क्यों नहीं दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी, जबकि पीड़ित को राहत दी। तो आरोपी को राहत क्यों मिली और क्यों नहीं मिली, ये भी समझ लो। देखो, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप जैसे कि सार्वजनिक अपमान, मारपीट,
एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज थे। दूसरा, जातिवादी मकसद मंगत्यानो जैसे शब्द का इस्तेमाल यह साबित करता था कि आरोपी का मकसद जातिगत भेदभाव था। कानून का उल्लंघन, आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से भले ही जमानत ले ली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह कानून के खिलाफ था क्योंकि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि एफआईआर में इन सारी चीजों को लिखवाना कितना जरूरी है। पीड़ित ने अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और निचले कोर्ट के फैसले से निराश होकर भी हार नहीं मानी। पीड़ित ने कानून पर पूरा भरोसा किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के गलत फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक कानूनी प्रक्रिया का सही पालन किया। तो मेरे सभी काबिल दोस्तों, इस केस से हमें यह सबक मिलता है कि अगर आप पर SC/ST एक्ट के तहत कोई झूठा केस भी हो तो आपको यह साबित करना होगा कि पहली नजर में ही आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। सिर्फ एफआईआर की बातों को देखकर यह साबित करना होगा कि मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अगर ऐसा नहीं तो अग्रिम जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए किसी भी झगड़े में या बात बात में जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको लंबी कानूनी लड़ाई में फंसा सकती है। और हाँ, कानून के हाथ लंबे होते हैं वाली बात इस केस में एकदम सही साबित हुई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको SC/ST एक्ट और एंटीसिपेटरी बेल के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून की भावना को बरकरार रखा और पीड़ित के साथ हुए अन्याय को सही किया।